नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। शाहाबाद डेयरी में एक नाबालिग लड़की को चाकुओं से बेरहमी से मार दिया जाता है और उसके बाद ये घटना राष्ट्रीय फलक पर आ जाती है। लेकिन जब ये घटना राष्ट्रीय फलक पर आती है तो इस घटना के बारे में जो इस देश को पता होना चाहिए वो पता नहीं चलता है। उसके अलावा ऐसा कुछ पता चलता है जो इस देश के लिए ठीक नहीं है। क्या है जिस पे हमें शर्म आनी चाहिए, ये हम जानेंगे आज शाहाबाद डेयरी में। और हम ये भी समझेंगे कि क्या उसको लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी हमको किस तरह शर्म आनी चाहिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज जहांगीरपुरी वाले मामले पे बहुत सारे लोग कमेंट में आके मांग कर रहे थे इस पे वीडियो बनाऊं। बना दिया है, अब आप देख लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबके लिए जानना ज़रूरी है कि शाहाबाद डेयरी इलाका क्या है। शाहाबाद डेयरी इलाका एक ऐसी कॉलोनी है, एक ऐसी गरीबों की बस्ती है जिसमें हर आदमी सुबह शाम अपनी गरीबी से लड़ने की प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। हर तरफ गरीब ही गरीब हैं और इन गरीबों के लिए, जैसा कि आज के देश के हालात हैं, अपना जीवन यापन करना, जीवित रहना बहुत मुश्किल है। हम सब ने सुना होगा, जहाँ गरीबी होती है वहाँ अपराध भी होते हैं, वहाँ क्राइम भी होते हैं और बहुत सारे लोग नए नए पैसे कमाने के ज़रिए ढूंढते हैं और उनके ज़रिए वो अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये इन इलाकों का अपमान माना जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, पैटी क्राइम होते हैं, छीना झपटी होती है, वो इस तरह के दिल्ली की कई बस्तियां हैं, सिर्फ एक बस्ती नहीं है, उनके आसपास के इलाकों में ज़्यादा होते हैं। वेश्यावृत्ति जैसे अपराध भी इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब अपराध कानून की नज़र में अपराध हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रोटी की चोरी शायद अपराध नहीं है। और इस गरीबी के पूरे त्राश के बीच में जो लोग बच जाते हैं या जो इस त्रास से मुकाबला नहीं कर पाते, वो उन लोगों का शिकार हो जाते हैं जो अपनी गरीबी का मुकाबला करने के लिए गलत धंधे अपना रहे हैं और ड्रग्स वगैरह बेच रहे हैं। ये जो इलाका है, इस इलाके में हर जगह ड्रग्स आम है। आपराधिक वातावरण इतना ज़्यादा है कि जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं और वो किसी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। और आम तौर पर वहाँ पर कभी किसी भी चौराहे पर कोई किसी को पीटता हुआ, कोई किसी पे हमला करता हुआ, कोई किसी को बंदूक दिखाता हुआ, 25 लड़कों के ग्रुप ऐसे घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये वहाँ का आम दृश्य है। और यहाँ के लोग अच्छी तरह से इस देश को समझते हैं। इन सब मामलों में दखल करने का मतलब ये है कि वो जो आदमी है नशे का आदि, वो कल के दिन आके हमारे ऊपर हमला कर देगा और किसी भी प्रकार का कानून से कोई प्रोटेक्शन मिलेगा, इसकी उम्मीद यहाँ के लोग नहीं करते हैं। गरीब आदमी के लिए पुलिस के पास पहुँचना कितना मुश्किल काम है, भारत में ये बताने की ज़रूरत नहीं। और इन इलाकों में ख़ास तौर पर पुलिस भी ये मान के बैठती है कि ये अब सुधरने वाला मामला नहीं है। जब कोई बड़ा क्राइम होता है तो पुलिस हरकत में आती है। जब वो लड़की को चाकू मार रहे थे तो एक लड़के ने थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करने की कोशिश की, बाकी लोग चुपचाप निकल गए, क्योंकि ये शाहाबाद डेयरी की हकीकत है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपराधों के बीच में जीना सीखते हैं, जीना जानते हैं और उनको लगता है कि जीने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपराधों में हस्तक्षेप ना किया जाए, क्योंकि अगर आप अपराधों में हस्तक्षेप करेंगे तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। शाहाबाद डेयरी की यह हकीकत है। जब आदमी का पेट भर जाता है तो उसको बहुत सारे कौतुक सूझते हैं, बहुत सारे उसको नए नए पॉलिटिकल, दूसरी खाली पेट आदमी को नारे वारे याद नहीं आते, कोई पैसे देगा तो नारे लगा आता है। तो यहाँ पर भी सारे जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं
और वो किसी भी प्रकार का आपस में कोई तनाव मोल लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हम बिला वजह झगड़ेंगे आपस में तो नेता लोगों को तो फायदा होगा और हमारी रोजी रोटी कई दिन के लिए चली जाएगी। जिस लड़की की डेथ हुई है, जिसका निधन हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, जिसे मार डाला गया है, सीसीटीवी कैमरे में मामला कैद है, वो लड़की, उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते थे, लोगों के घर में चिनाई विनाई करना, मकान बनाना। एक तस्वीर लगा रहा हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि उसके घर की दशा क्या रही होगी। उसकी माँ भी एक फैक्ट्री में ऐसे ही छोटा मोटा काम करती थी और इसी से उनका परिवार चल रहा था। इस बीच में लड़की बड़ी होती है और लड़की को बाहर का एक एक्सपोजर मिलता है, बाहर की दुनिया को जानती है। इन बस्तियों के बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं वो सबसे पहले विपरीत लिंग के लोगों की ओर आकर्षित होने लगते हैं और उसकी वजह यह है कि लड़के को लड़की के साथ जीना और लड़की को लड़के के साथ जीना, ये सीखने का मौका ही नहीं मिला है। रोजमर्रा की जीवन की इन दुरूह स्थितियों में जीते जीते यहाँ के जो किशोर हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको दूसरे बच्चों के साथ में, दूसरे लड़कों के साथ में कैसे सहज तरीके से मिलना जुलना है और संबंध एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। वो कोई को-एड वाले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं जो लड़की लड़कों के साथ पूरे दिन रहने के बाद भी एक सामान्य तरीके से रह सके और लड़का लड़की के साथ रह सके। तो जब जवानी सबसे पहले आती है तो वो संबंधों में विकसित होकर आती है। एक टीनेजर लड़की, 14-15 साल की लड़की जो नहीं जानती कि वफा क्या है, प्यार क्या है, वगैरह वगैरह, लेकिन इस पूरी विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करते करते उसकी जुबान बहुत तेज़ हो गई है, जैसा कि इन इलाकों की हर लड़की की जुबान होती है, जैसा कि इन इलाकों का हर लड़का अपने आप को बाहुबली दिखाने की कोशिश में किशोर अवस्था में ही चाकू, छुरियां और इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। साहिल जो अपराधी था उसके साथ भी यही था। एक लड़का था प्रवीण नाम का, ये लड़की उसके प्रेम में थी। उसके बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ, ये साहिल के प्रेम में आ गई। साहिल के प्रेम में आ गई और साहिल के साथ साथ इसके संबंध बढ़ते चले गए। साहिल एक बिगड़ा हुआ शराबी लड़का था, शराब भी पीता था, शराबी नहीं कहेंगे, हुक्केबाजी करता था और तरह तरह के अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता था, जैसा कि आमतौर पे किशोरावस्था में जो चीज़ें बच्चों को दिखाने और फ्लॉन्ट करने की आदत पड़ जाती है वो उसी तरह का था। चूंकि वो कमाने वाला था, वो एयर कंडीशनर ठीक करता था, उसका मैकेनिक था, 20 साल का लड़का था, तो उसकी कमाई भी अच्छी खासी थी। तो ऐसी हालत में वो एक रिच, इस पूरे क्लास के बीच में एक रिच लड़का था। उस साहिल के परिवार को लगा कि अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो रोहिणी के सेक्टर 35 में शिफ्ट हो गए इस इलाके को छोड़कर। लेकिन उसकी सारी दोस्तियां इसी इलाके में थी, शाहबाद टेरी में। वो जो साहिल है उसके साथ में ये लड़की संपर्क में आती है, इनका प्रेम परवान चढ़ने लगता है। और जब इनका प्रेम परवान चढ़ता है तो चढ़ते चढ़ते एक दिन नौबत ये आती है कि प्रवीण दोबारा उस लड़की को अप्रोच करता है जो उसका पुराना प्रेमी था। प्रवीण के पास ऐसा कुछ मीडिया हाउस से इसने छापा है, बच्ची ही थी इसलिए हो सकता है कि उसके दिल में ये चीज़ आई हो कि प्रवीण के पास मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल पे घुमा सकता है, इसके पास नहीं है। उसने साहिल को पास आने से रोक दिया, उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। इससे साहिल की तड़प उससे मिलने की बढ़ गई। जब ये सब चल रहा था, इस बीच में साहिल उस लड़की से मिलने जुलने को दबाव बना रहा था। और यहाँ पर जब उसको ये कहानी पता चलती है कि ये किसी दूसरे लड़के की ज़िंदगी में, दूसरा लड़का इसकी ज़िंदगी में आ चुका है, प्रवीण वापस आ चुका है, तो वो एक खास तरह के मनोवैज्ञानिक अवस्था में पहुंच जाता है। हम सब जानते हैं उस मनोवैज्ञानिक अवस्था में साहिल होता है। इस बीच में उसकी उस मनोवैज्ञानिक अवस्था को हैंडल कर सकें उतनी क्षमता इस पूरी बस्ती में ना तो किसी के पास होती है, ना इस बच्ची के पास तो होने का सवाल ही नहीं। तो अगर आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा यहाँ लगा दूं। जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये लड़की साहिल को धमका रही है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक आता है और एक और आदमी है झबरू। झबरू जो है वो इलाके का छोटा मोटा रंगदार है, या कह लें कि वहाँ का गुंडा है, या कह लें कि दबंग है, या मैं कहूँगा कि एक लहकट है जो उस इलाके में फालतू घूमता रहता है, लोगों को धमकाता रहता है। झबरू इस लड़की की सहेली का पति है। अपनी सहेली की मदद से झबरू को ये इस बात के लिए समझाती है कि साहिल को बोलो कि मेरा पीछा छोड़ दे। ये कहानियां आपने अपने गांव शहरों में बहुत सुनी होंगी। और जब वो साहिल उसका पीछा छोड़ने को तैयार करने के लिए जाता है तो झबरू उसको धमकाता है। अखबारों ने लिखा है कि समझाया। इन बस्तियों में समझाने वमझाने का सिस्टम होता नहीं है, समझाने वाली मानसिकता नहीं होती है, और यहाँ पे उस तरह का मैच्योरिटी का लेवल नहीं होता है। जहाँ तक लड़की का सवाल है, ये लड़की बहुत ज़्यादा आज़ाद लड़की थी और इसकी दशा ये थी कि जब भी इसके घर वाले किसी भी बात के लिए इसको टोकते थे, ये घर छोड़कर चली जाती थी। एक नीतू करके लड़की थी जो कुछ बड़ी थी इससे उम्र में, और ये अक्सर उसके घर जाके रहने लगती थी कई कई दिनों तक। इस बार भी माता पिता ने किसी बात के लिए समझाया होगा, उनको साहिल के बारे में नहीं पता था। लेकिन जो नीतू है उसके घर में जब ये रहने लगी तो नीतू का पति उस इलाके का बड़ा हिस्ट्री शीटर गुंडा बताया जाता है। तो झबरू ने नीतू के पति की धमकी देकर साहिल को चुप करवाया, और इसी तरह से लगातार ये एक तनाव की स्थिति बन रही थी। और साहिल एक प्रेमी के तौर पर हत्या की है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। हत्या की है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हत्या करने को माफ नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद कह रहा हूं, साहिल इस पूरे मसले की एक रॉन्ग हैंडलिंग और खुद की समझदारी की कमी के कारण एक जिल्टेड लवर बन जाता है, और वो जिल्टेड लवर बदला लेने की सोचने लगता है क्योंकि झबरू ने उसे धमकी दी है, और उसको लगता है कि अगर झबरू ने मुझे धमकी दी है और झबरू मुझे मार डालेगा, और अगर झबरू ने मुझे नहीं मारा उससे पहले मैं इस लड़की को मार देता हूं। एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल प्लान इन पूरी परिस्थितियों के बीच में मेंटली अनस्टेबल एक लड़का उसके दिमाग में बन जाता है। एक जगह पे, एक गली में वो लड़की जा रही होती है, ये उसको घेर लेता है। उसके दिमाग में, जैसा मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, 5 लोग टारगेट पे थे। जो पहले मिल जाता उसको वो मार देता। इसके लिए इसमें लड़की मिली। लड़की पर उसने ताबड़तोड़ चाकुओं में हमला किया। और मानसिक स्थिति ये है कि अभी तक इतने दिन से जेल में गिरफ्तारी होने के बाद पूछताछ के बीच में भी वो बार बार कह रहा है कि मुझे इस हत्या का अफसोस नहीं है, मैंने अच्छा किया। अब इस कहानी को आप एक सामाजिक अवस्था को की कहानी भी समझ सकते हैं। बीच में एक थोड़ा सा जानकारी, ज्ञान या कहें साइकोलॉजिकल जानकारी, क्योंकि देखिए ये प्रेम में एक दूसरे से अलग होने का एक कष्ट जो होता है और दूसरे व्यक्ति के पार्टनर के जीवन में आ जाने का जो कष्ट होता है, उसको हैंडल करना सबको आना चाहिए। अगर साहिल को आता होता तो आज साहिल जेल में ना होता और उस लड़की की जान ना गई होती। इसके लिए एक छोटी सी बात हमेशा याद रखें, प्रेम संबंधों और कोई भी संबंध हो, हमारा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। वो एक जीता जागता इंसान है। अगर वो व्यक्ति आपसे अलग होना चाहता है और आप सचमुच अगर उसे प्रेम करते हैं तो आपको उसको सहर्ष आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन है और उसका अधिकार है कि वो किसके साथ रहे। जब आप ये सोचते हैं तो अपराध नहीं करते हैं। अब जब ये हत्याकांड हो जाता है तो बहुत सारे लोग जो हर जगह जहाँ भी देश में दंगा हो वो आगे आगे दिखाई देते हैं। एक नेताजी हैं, पहले आम आदमी पार्टी में होते थे, फिर जब सीलमपुर का दंगा हुआ तो उसमें भी आगे आगे उनकी भूमिका नज़र आई। तो वो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उसमें हुआ ये कि उस लड़के का धर्म ढूंढ लिया गया। साहिल मुसलमान घर में पैदा हुआ था, लेकिन धर्मांतरण जैसी चीज़ और धर्म के प्रति दूसरों को प्रेरित करने जैसी, लव जिहाद जैसी बातें यहाँ इसलिए लागू नहीं होती कि जो अगर इस्लाम को मानने वाला होगा और मुसलमान बनाने में किसी को विश्वास करता होगा, व्यक्ति शराब क्यों पिएगा। शराब तो इस्लाम में वर्जित है, और जो लोग शराब पीते हैं वो कम से कम कट्टरपंथी तो नहीं हो सकते, कट्टरवादी तो नहीं हो सकते, तो वो शराब क्यों पिएगा। तो एक तो वो शराबी था,
दूसरी चीज़ ये भी है कि इस पूरे इलाके में किसी भी तरह की ऐसी कोई सांप्रदायिक गतिविधियों का रिकॉर्ड मिलता नहीं है। बीबीसी की टीम जब वहां गई है तो मंदिर मस्जिद बगल बगल में हैं, बगल बगल में, लेकिन कभी तनाव नहीं हुआ वहां पर। हाँ, उस इलाके में छोटी मोटी अपराध, पत्नी ने पति को मार दिया, इस तरह से चाकुओं से गोदने वाले, गोली से मार देने वाले, और कई गैंगस्टर जो हैं दिल्ली के, गोगी गैंग वगैरह के लोग भी वहाँ पकड़े गए हैं। तो इस इलाके की हिस्ट्री उस तरह की मिलती है। तो अब आप इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जब आप जाएंगे और इसमें सांप्रदायिक पहलू ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका उत्तर दे रहे हैं शाहाबाद डेयरी के लोग। शाहाबाद डेयरी के नागरिकों ने, जितनी मीडिया की टीम वहां गई है, उनसे कहा है कि यहाँ किसी भी प्रकार का धार्मिक मसला नहीं है और भगवान के लिए हमें चैन से जी लेने दो। यही बसई में हुआ था। लड़की के बाप ने धक्के मार के भगा दिया था। एक और मामले में, एक लड़के के मामले में हुआ था, तब भी लड़के के पिता ने धक्के मारकर भगा दिया था। वो भी मामला ऑनर किलिंग का था। दिल्ली में जब भी इस तरह के दो धर्मों के बीच का प्रेम उमड़ता है, उसके बीच में इस तरह के विलेन हमेशा आ जाते हैं और वो दो कम्युनिटी के बीच में द्वंद्व कराने की कोशिश करते हैं। उसी तरह की सोच रखने वाले वो लोग हैं जो कमेंट करके कहते हैं कि इस पर आप वीडियो बनाइए। इस पूरे वीडियो में मैं कमेंट चाहता हूं उन लोगों का कि वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण उनको लगता है कि ये वीडियो किसी एक खास धर्म की साजिश के खिलाफ हो सकता था। आप अगर ये चाहते हैं कि एक मामले में एक लड़का, अगर उसका बाप मुसलमान था या उसका बाप हिंदू था, जो भी धर्म मान लीजिए, और वो उस घर में पैदा हुआ था, सिर्फ इसके कारण देश में उसके धर्म के जितने भी लोग हैं उन सबको नफरत की नज़र से देखा जाए, शक की नज़र से देखा जाए, निशाना बनाया जाए, तो आप हिटलर के मानस पुत्र हैं, आप औलाद हैं उसकी। वो भी यही करता था। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। एक कांच का पूरा बड़ा सा बाजार था। नाजियों ने जो वहाँ के यहूदी थे उनके बारे में ये फैला रखा था कि कहीं पर भी दूर दराज भी अगर किसी यहूदी ने कोई गलत काम किया तो उसका मतलब ये होता था कि ये यहूदी होते ही ऐसे हैं, और देश के सारे यहूदियों के प्रति वहाँ की सरकार, वहाँ की नाजी पार्टी नफरत फैला देती थी। मैंने एक वीडियो बनाया था क्रिस्तालनाख्त पे। क्रिस्तालनाख्त मतलब टूटे हुए कांचों की रात। किसी दूसरे देश में किसी जर्मन पर किसी एक यहूदी लड़के ने गुस्से में हमला कर दिया था पर्सनल रीजन से। उस बात का बदला एक मार्केट में 9 और 10 नवंबर 1938 की दरमियानी रात को जबरदस्त कत्लेआम किया गया। बड़ी संख्या में यहूदियों को मार दिया गया और कांच की, एक टूटते कांच की रात इसलिए कहा जाता है, ये पूरा मार्केट कांच का बना हुआ था। यहूदियों के इस पूरे मार्केट को तोड़कर चकनाचूर कर दिया गया। ये नफरत है। आपके आसपास, आपकी ज़िंदगी में, आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग दूसरे धर्म के होंगे जिन्होंने आपके जीवन में बहुत क्वालिटी योगदान दिया है और दे रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो उनके जीवन में क्वालिटी योगदान दे रहे हैं, और हम सब एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर हम सिर्फ इसलिए नफरत करने लगे एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हम जानते तक नहीं हैं, जिससे कभी मिले नहीं, जिससे हमारी मुलाकात नहीं हुई, जिससे हमारी जान पहचान नहीं हुई है, उससे हम सिर्फ इसलिए नफरत करने लगे क्योंकि उसका बाप किसी खास धर्म का था। ठीक वही साहिल के मामले में हो रहा है। ये हत्या एक जिल्टेड लवर की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने आप को प्रेम के विछोह में संभाल नहीं सका, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उस तरह का कि वो पहले भी ये सब कर चुका है, लेकिन चूंकि उसका सामाजिक परिवेश है, वो अपने आसपास रोज हत्याएं देखता है, इस देश का सिस्टम उसको इग्नोर करता रहता है। वो अपने आसपास बहुत सारी दूसरी चीज़ें देखता है। वो अपने आसपास देखता है नशा बिक रहा है, वो अपने आसपास दिख रहा है, देखता है कि किसी भी समस्या का समाधान
या तो मार देना है, या पीट देना है, या काट देना है, या मार डालना है, या हत्या कर देना है। उस वातावरण में पैदा हुआ लड़का एक ही सॉल्यूशन निकाल सकता है। आप चाहते हैं कि दोबारा कोई साहिल ना बने? साहिल पहला केस नहीं है इस इलाके का, ना त्रिलोकपुरी का है, ना कल्याणपुरी का है, बहुत सारे जहांगीरपुरी का, बहुत इलाके हैं दिल्ली में। ये चीजें आम है। ब्लेडबाज आपने सुना होगा, ब्लेड से हमला कर देता था, क्या था? जिल्टेड लवर था। तो इन इलाकों की आर्थिक दशा को सुधारिए, इन लोगों का जीवन स्तर सुधारिए, इनकी जीवन शैली सुधारिए, इनको अच्छा नागरिक बनाइए, देश की मुख्य धारा में लाइए। आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, और इसका नतीजा आप जानते हैं क्या हो रहा है? पूरे देश में अपराध बढ़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत काम एनजीओज करते थे, इन लोगों के बच्चों को पढ़ाते थे, इन लोगों का अपलिफ्टमेंट करते थे, अब देश में एनजीओज की जो हालत कर दी गई है, ज़्यादातर तो बंद ही हो गए हैं। तो कुल मिला के अब समझने की ज़रूरत यह है कि यह मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला एक बेहद संजीदा साइकोलॉजिकल केस है, जिसमें एक लड़का बहुत गंभीर अपराध करता है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, और हम और आपसे ज़्यादा इस देश का सिस्टम है, जो इस देश के गरीबों को ऊपर उठने, बेहतर ज़िंदगी जीने और बेहतर ज़िंदगी के लायक बनने का मौका नहीं देता। अगर उनमें से कोई एक इत्तेफाक से आईएएस आईपीएस बन जाता, उसकी कहानी तो हम दोहरा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते कि वो कम्युनिटी एक सम्मानजनक जीवन जी सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।